मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के कार्यक्रम लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारी नई लेखिका को लेकर, प्रवासी लेखिका को लेकर। हमारी आज की अतिथि डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी और हमारे आदरणीय साहित्य प्रेमी और विद्वत जनों को मैं हार्दिक प्रणाम प्रेषित करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। और ये आज का अवसर हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित समकालीन हिंदी कथा साहित्य की एक अत्यंत संवेदनशील और सशक्त और बहुआयामी रचनाकार आदरणीय डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी हमारे समक्ष उपस्थित है। आपने नमस्कार। हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण कहानियां, उपन्यास, वैचारिक कृतियां प्रदान की हैं और उनके लेखन में स्त्री अस्मिता, सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं की जटिलताएं और जीवन संघर्षों की मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। शहर में अकेली लड़की, निर्वासन, दीवार के पीछे जैसी रचनाएं पाठकों के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। उनकी रचनात्मकता केवल साहित्य सृजन तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने संपादन, आलोचना, साक्षात्कार और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके साहित्य पर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हुए हैं तथा उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हमारे आज के इस साक्षात्कार में आज हमारे मंच पर आप उपस्थित हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और पुनः स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे दर्शकों का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मंच आपका है दीदी, हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड और आप उसकी कर्ता धर्ता संयोजक लेखकों को अपने मंच पर लाने वाली हैं, तो आपका तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त कर दूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया बातचीत के लिए और आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, परिचय हुआ इस बहाने। और साहित्य न सिर्फ दो देशों को जोड़ता है बल्कि सारी सीमा रेखाओं को पार कर देता है। समय भारत का है, आप नीदरलैंड में हैं, मैं कोलोराडो स्प्रिंग्स में हूँ, तो सारी दुनिया एक जगह आकर उपस्थित हो जाती है। ये सबसे ज्यादा दिलचस्प मुझे लग रहा है इस समय। बिल्कुल सही कहा दीदी। साहित्य जो है वो विश्व सेतु का काम कर रहा है, हमारा आज का साहित्य। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है हमारे दर्शकों का कि क्योंकि आप साहित्यकार हैं और आपका जो रचना संसार है वो बहुत सारी विविधता लिए हुए है, तो साहित्यिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई और लेखन की प्रेरणा कैसे मिली, यही सबसे पहला प्रश्न होता है हमारे दर्शकों का, हमारे अतिथियों से। तो आपसे भी जानना चाहते हैं आपकी साहित्य यात्रा के बारे में। मंच आपका है। बिल्कुल रितु जी, जैसा कि आमतौर पर हम सबके साथ होता है जो साहित्य से जुड़े हुए लोग होते हैं कि बचपन में ही कुछ ऐसे बीज आपके अंतःकरण में पड़ जाते हैं जिनसे वो आगे चलकर साहित्य का जो वृक्ष है वो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। तो बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। परिवार में भी मैंने देखा कि साहित्यिक कृतियां बहुत हुआ करती थी। कुछ आप सोचिए कि मेरी आंख खुली तो मैंने आसपास अपने किताबें ही देखी। सभी तरह की किताबें हुआ करती थी, चाहे रामचरितमानस हो, महाभारत हो, दिनकर हो, मैथिली शरण गुप्त हो, जयशंकर प्रसाद हो, कोई भी, मतलब उस समय के सारे जितने बड़े साहित्यकार थे उनकी कृतियां वहां पर मौजूद थी। तो पढ़ने का बहुत ज्यादा जुनून था मुझे। और तब मैं चूंकि बच्ची थी तो बाल पत्रिकाएं पढ़ती थी। उसके बाद थोड़ा स्कूल के तरफ गई तो मेरा साहित्यिक प्रेमचंद हो, चाहे शेखव हो या दूसरे लेखक हो, मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी और पूरा पूरा पढ़ती थी। तो उस तरह से एक पढ़ने का संस्कार पड़ा, साहित्य के प्रति आस्था बनी, उसके प्रति बहुत गहराई के साथ जुड़ी।
और मुझे टैगोर की, आपको याद होगी, काबुली-वाला कहानी, सुदर्शन जी की हार की जीत, ये 2 कहानियाँ पढ़कर मुझे अ अ, कहानी की ताकत का एहसास हुआ। मुझे लगा कि कितनी ताकतवर, कितनी प्रभावशाली ये विधा है, जो मनुष्य के हृदय को, उसके मन को, उसकी भावनाओं को, उसकी सोच को बदल देती है। तो ये 2 कहानियों ने मेरे मन मस्तिष्क पर गहरा असर डाला और मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे लिखना चाहिए। फिर चूँकि हिंदी से प्रेम था, पढ़ती थी, तो स्कूली जीवन में हिंदी तो थी ही, तो मेरे एक शिक्षक थे, तो वो खुद ही बहुत अच्छे नाटकों में अभिरुचि रखते थे, साहित्य में अभिरुचि रखते थे और अपने विद्यार्थियों के साथ उनका बहुत गहरा जुड़ाव था और वो भाषा पर बहुत ध्यान देते थे, उच्चारण पर ध्यान देते थे, लिखने पर ध्यान देते थे, शब्दों पर ध्यान देते थे। तो उनका पढ़ाने का तरीका ये था कि कोई ना कोई विषय वो देते थे कि इस विषय पर आपको कविता लिखनी है, निबंध लिखना है, कहानी लिखना है, जो भी हो आप लिखिए, ताकि लिखने की आदत हो और आपकी भाषा समृद्ध हो। तो मैंने कहानी लिखी, तो उन्होंने कहा तुम कहानी लिख सकती हो। तो वो जो बीज कहीं न कहीं पड़ा हुआ था अंदर साहित्य का, उसको पल्लवित करने में वो मेरे उन शिक्षक की प्रेरणा ने बहुत बड़ा काम किया। नहीं तो हज़ारों ऐसे पात्र हैं, हज़ारों ऐसी रचनाएँ हैं, जो अभी भी याद हैं और जिनका प्रभाव आज तक मन पर पड़ा हुआ। लेकिन लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे हिंदी के शिक्षक के द्वारा मिली और मेरी इस तरह से साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। क्योंकि तब मैं छोटे-छोटे लेख लिखा करती थी, परिचर्चाओं में भाग लिया करती थी। पेपरों में, साप्ताहिक संस्करणों में कोई विषय आया, कुछ उस तरह की चीज़ें आई, तो उसपे अपने विचार रखना, इस तरह से। लेकिन कहानी लेखन की प्रेरणा मुझे इन 2 कहानियों की वजह से और मेरे शिक्षक के माध्यम से मुझे मिली। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो वो निरंतर आज तक जारी है और आज मैं आपके सामने हूँ। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। सही, पारिवारिक परिवेश बहुत महत्व इस वातावरण में परवरिश होती है, उसका असर आपके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर पड़ता है। और आपने कहा कि आपके घर में एक ऐसा साहित्यिक माहौल था कि आपकी आंखें खुली तो आपके सामने चारों ओर पुस्तकें थी। और ये वर्तमान पीढ़ी के लिए एक क्या कहूँ कि प्रेरणा स्वरूप है कि आपने ये जो कहा कि पुस्तकें, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी थोड़ी सी पुस्तकों से दूर हो रही है, फटाफट स्क्रीन पे जो चीजें आ रही हैं उनको रोल करने की आदत हो गई है। तो ये बहुत प्रेरणादायी आपने बात बताई कि इस पुस्तकें घर में थी तो आपका भी लेखन की ओर रुझान हुआ और आपके गुरुओं की वजह से हमारे साथ बिलासपुर से वरिष्ठ कवित्री जुड़ गई हैं रश्मि लता मिश्रा जी, और हिंदी के कार्यक्रम को के लिए आपको साधुवाद दे रही हैं निरुपमा सिंह ठाका जी भी जुड़ गई हैं। स्वयं एक अच्छी लेखिका है और कवित्री भी हैं, और आपके लिए बहुत बहुत उन्होंने भी कहा है कि जीवन में शिक्षकों की प्रेरणा का विशेष महत्व होता है। बहुत आभार। जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो है हमारे दर्शकों का, बहुत जिज्ञासु हैं हमारे दर्शक। तो अगला प्रश्न ये है कि अ, स्त्री विमर्श, आपकी कहानियों में स्त्री की पीड़ा के साथ उसका आत्मबल भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं है क्योंकि जो कहानियां पढ़ी हैं उसमें ऐसा नहीं रहा कि स्त्री जो है निरीही अबला सी रही या बिचारी सी रही। वो उनकी जो जिजीविषा है वो कहीं ना कहीं उभर के आती है आपकी कहानियों में, उसको अबला नहीं सबला के रूप में दिखाया गया है। तो स्त्री विमर्श को आप किस रूप में देखती हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ऋतु जी, ऐसा है कि मैंने जैसे बताया ना कि बचपन मेरा गांव में बीता और वहां पर मैंने जिस तरह की मेहनत कश स्त्रियों को देखा
उनके संबंधों को देखा, परिवार में उनके की जो भूमिका है, समाज में उनकी जो भूमिका है, रिश्तों को बनाने में उनकी जो भूमिका है, उसके बाद फिर मैं शहर आई, वहाँ की स्त्रियों, फिर मैंने कॉलेज में जो सर्विस की, वहाँ का एक बड़ा स्त्री समाज मैंने देखा। फिर मेरे पति डॉक्टर थे, तो उनका एक अपना जो फील्ड था, वहाँ भी मैं बहुत गहराई से जुड़ी रहती थी। वो पूरा ये जो स्त्री समाज मैंने देखा, वो चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, नौकरी पेशा हो या पारिवारिक जीवन में अपनी भूमिका निभाने वाली स्त्रियां हो, किसी भी रूप में, मैं हमेशा ऐसी स्त्रियों से प्रभावित रही जो संघर्ष करती थीं, अपनी चीजों को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने आसपास के वातावरण को बनाती थीं और कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करती थी। या ये भी आप कह सकती हैं कि मेरा अपना खुद का जो स्वभाव है, उस स्वभाव से मेल करते हुए पात्र जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जीवन मिला है और किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियां हैं, आप जानती हैं कि स्त्रियों का कितना शोषण हुआ है या होता है और आज भी हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बाई क्षेत्र में, नगरों में, महानगरों में, वहां भी वो तमाम तरह की समस्याएं स्त्रियों के साथ रही, लड़कियों के साथ रही। मैं लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी रही, तो कोशिश ये करती थी कि उस तरह के पात्र लूं, उस तरह की सोच लूं, उस तरह की मानसिकता लूं कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से निकलकर वो स्त्रियां जीवन में खड़ी हो सकें, आत्म बल उनमें हो, आत्मविश्वास उनमें हो, वो किसी के लिए कुछ कर सकें। परिवार में भी यदि वो खड़ी हो जाती, तो इस तरह से मैंने कभी भी स्त्री विमर्श के बारे में सोचकर कि मुझे स्त्री विमर्श के बारे में कहानी लिखना है या उससे चर्चित हो, इस तरह की कोई, स्वाभाविक ढंग से समाज में, परिवार में, आसपास इस तरह के जो स्त्री पात्र मुझे मिलते गए, मैं उनके ऊपर कहानियां लिखती गई। और ये जाहिर है कि शुरू की कहानियों में बहुत सारे स्त्री पात्र आए, क्योंकि मैं उनके बीच में थी, उनको देखती थी, उनको सुनती थी। तो बहुत सारे स्त्री पात्र, गांव के भी स्त्री पात्र शुरू की कहानियों में, जैसे जैसे मेरे जीवन की यात्रा बढ़ती गई, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते गए, जैसे जैसे मेरे सामाजिक जीवन में व्यापक रूप से भूमिका बढ़, उसी तरह से स्त्री पात्र मेरी कहानियों में आते गए। और बाद में मैंने देखा कि जब आलोचना हुई या समीक्षा हुई, तो उन्होंने कहा कि स्त्री विमर्श की ये कहानी है, पर मैंने कभी उस तरह से नहीं देखा। मेरी हमेशा ये मान्यता रही है कि आप कभी भी संघर्ष से घबराएं ना, पीछे मुड़कर ना जाएं। यदि आपको अवसर मिल रहे हैं तो उसका पूरा आप लाभ उठाएं और शिक्षित होने के लिए कोशिश करें और आगे बढ़ें, क्योंकि कहा भी गया कि एक शिक्षित स्त्री पूरे समाज को शिक्षित करती है, परिवार को शिक्षित करती है। तो इस तरह से मैंने अपने पात्रों को चुना। उन परिस्थितियों से निकलने में वो कितनी ज्यादा संघर्ष करती हैं, कितनी अपनी ऊर्जा लगाती हैं, कितना सोच लगाती हैं, कितनी उनकी छटपटाहट है, कितनी सारी चीजें। पुरानी कहानियां जब मैं पीछे जाती हूँ, कभी संपादित कर रही हूँ या संकलित कर रही हूँ, तो उनको पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अरे ये सारी की सारी चीजें कैसे कैसे आई, कि उस समय भी मतलब मेरे मन में ये रहा होगा कि इस चीज से मुझे निकलना है, ये प्रतिरोध करना है। तो प्रतिरोध का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर झंडा लेकर नारेबाजी करेंगे तभी आप प्रतिरोध कर रहे हैं। प्रतिरोध वो भी होता है कि आप किसी गलत और शोषण के खिलाफ यदि आप आवाज निकालती हैं, खड़ी होती हैं, उसका विरोध करती हैं, सही दिशा में चीजों को ले जाती हैं, तो भी वो भी एक प्रतिरोध का रूप होता है। और वो मुझे लगता है ज्यादा सकारात्मक होता है। बिल्कुल सही कहा दीदी।
अलग अलग हिस्से में साहित्य बांट दिया गया है, ये नारी विमर्श है और ये वाला विमर्श है। लेकिन आपने सही कहा, लेखक लेखक होता है और उसके आसपास जो घटित होता है उससे प्रभावित होकर ही उसकी लेखनी चलती है। और जैसे महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है तो हमारे साथ ढेर सारी महिलाएं जुड़ गई हैं। बंगाल से हमारे साथ सीमा दास जुड़ी हुई हैं, जो एक बहुत अच्छी युवा कवित्री हैं, लेखिका हैं। पद्मा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। सूरीनाम से हमारे साथ लैला हरिद्वार सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, जो लेखिका भी हैं और शिक्षिका भी हैं। पद्मा शर्मा जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। हमारे साथ प्रोफेसर अशोक कुमार ज्योति जी जुड़े हुए हैं। तो सही कहा उन्होंने कि महिला शक्तिकरण हमें यहाँ भी देखो मिल रहा है। तो आपने सही कहा कि अबला नहीं होना, हम सबला हैं और हमेशा से सबला रही हैं। इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से देखा जाए और वर्तमान काल तक, पहले भी कुंती पुत्र हुआ करते थे। जो माताएं थी वो पूजी जाती थी, गार्गी तिलोत्तमा जैसी हुई हैं, बहुत सारी विदुषियां हुई हैं। तो आज क्यों हम अपने को कम समझें और अपने को अ, देखिए ऋतु जी, हम यदि अपने इतिहास में जाते कम हैं, समझें। बिल्कुल परंपरा में जाते हैं, या अ, जी हम अपने किसी भी उसको उठाकर देखिए, आप चाहे कोई भी क्षेत्र जी, हो, आवाज आ रही है मेरे को। हाँ, आप देखिए कि स्त्रियों की जो स्वाधीनता है, जो सोच है, वो उसकी एक लंबी परंपरा प्रश्न है रही है, इतिहास से लेकर अभी तक। जी। तो शहर में हम, अकेली लड़की की संवेदना हाँ, आपकी हाँ, चर्चित कृति है। हुँ, और हुँ। इस इसके पीछे की मूल संवेदना क्या रही, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, शहर में अकेली लड़की कहानी भी एक नगर महानगर की कहानी कहिए, कि कैसे वो लड़की अकेले रहकर अपने ना सिर्फ खुद को सशक्त बनाती है, बल्कि अपनी बड़ी बहन के जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उससे निकालने का प्रयत्न वो कितने अच्छे ढंग से करती है। तो और अकेले रहने पर उसके के बारे में आस-पास के लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कैसे करती है, लेकिन वो किसी भी बात से विचलित नहीं होती है, बल्कि अपने उद्देश्य में लगी रहती है कि उसे अपनी बहन को सशक्त बनाना है, आगे बढ़ाना है, उसको खड़े करना है, उसको जीवन की तमाम निराशाओं से निकलना है। तो मुझे लगता है कि उस समय इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी कि लड़कियाँ शहरों में आ रही थीं, पढ़ रही थीं, या उनके वैवाहिक जीवन में 2 2 तरह की कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ आ रही थीं। तो उनसे निकलने के रास्ते भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और एक लेखक का ये दायित्व होता है कि वो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखे, समझे, उसके बारे में लिखे, और इस तरह की चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें सामने लाने की कोशिश करे कि जिससे एक संदेश भी जाए, और उससे कुछ जो पाठक हैं, वो अपने अंदर उस तरह की भावनाओं को आत्मसात कर सकें, ताकि आसपास होने वाली जो चीज़ें हैं, उनसे वो सामना कर सकें। तो वही संवेदनशीलता शहर की अकेली लड़की जो कहानी है, उसके अंदर है, और वो बहुत ही संवेदनशील ढंग से, बहुत सशक्त होकर उस तरह से अपने परिवार को खड़ा करती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है कि स्त्री का सम्मान, उसका आत्मसम्मान, उसकी अस्मिता समाज में और परिवार में होना बहुत
ज्यादा जरूरी है, और वही प्रयास वो लड़की वहां पर करती है और सफल भी होती है। वाह! बिल्कुल, बहुत ये अनूठी कहानी है कि एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को प्रोत्साहित करती है और उसके छिपे हुए गुणों को दिखाती है और झुकने के लिए उसको मना करती है कि आप झुकिए नहीं और सबल बनिए और हम्म। आपके अंदर जो गुण है उनका उपयोग कीजिए। बहुत अच्छी कहानी है। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या किसी कहानी का पठन करना पसंद करेंगी? थोड़ा सा हिस्सा, कोई भाग आप पढ़ना चाहेंगी? आ, कहानी तो जो समय है उसमें कविताएं तो पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जी कहानी का बिल्कुल। एक बिल्कुल छोटा सा अंश जी। आ, मैं पढ़ देती हूँ। एक पैरा पुस्तक पढ़। आपकी? आ, ये मैं उन्हें नहीं जानती जो कहानी संग्रह है, क्योंकि यहाँ जी। पर मेरी एक दो किताबें ही मेरे पास अपनी किताबें हैं, तो जी, मैं आपके उस। पोस्टर में भी हैं किताबें और आपके नाम से भी लोग ढूँढ सकते हैं। हाँ जी। हाँ। तो बस मैं उन्हें नहीं जानती। इस कहानी का एक पैरा मैं आप अपने आपके जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं पढ़ देती हूँ। स्वागत तो है। हाँ, मेरी और उनकी उम्र में 15 वर्ष का अंतर है। बचपन में उन्होंने यानी मेरी जिया ने मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया था। जिया मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। छुट्टी होने के 10 मिनट पहले ही वे स्कूल के गेट पर आकर खड़ी हो जाती थी। मेरे बाहर आते ही मेरा बैग स्कूटर की डिग्गी में रखकर मुझे पीछे बैठाकर क्लास में क्या क्या हुआ है पूछती हुई जिया भीड़ में से गलियों को पार करती घर आती। स्कूटर से एक दो लोगों को टक्कर मारना, उनके तंज सुनना और अपनी तरफ से नसीहत देना उनके रोजमर्रा के व्यवहार में शामिल था। मैं हाथ मुंह धोकर आती तब तक वे मेरी थाली लगा देती। मेरा खाना खत्म होते ना होते वे बस्ता खोलकर होमवर्क देखती। आंखें बंद करो, उनका आदेश होता। मैं आंखें बंद कर लेती। जिया कॉपी किताब के पन्ने खोलकर रख देती। 1 घंटा पढ़ाने के बाद वे मुझे छोड़ देती। जाओ खेल कर आओ, बगीचे के बाहर मत जाना, समझी? वे ताकीद करती। इस बीच जिया के बहुत सारे काम होते। भाई को पढ़ाना, उसका होमवर्क करवाना, मम्मी के लिए दूध वाली चाय बनाना, फिर पापा के पास बैठकर सारे दिन का हिसाब किताब देखना। हर रविवार वे मुझे लेकर डेंटिस्ट के पास जाती, मेरे टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करवाने के लिए। जिया स्वयं की पढ़ाई देर रात में करती और सुबह उठकर वे घूम घूम कर अपना पाठ याद करती। जिया की शादी के समय मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष रही होगी। उनके सुनहरे रंग के बालों को देखकर मैं विदेशी लड़कियों की कल्पना करती। उनके गुलाबी गालों को देखकर मैं राजकुमारियों की छवि गढ़ती। मैं डॉक्टर को देखकर मन ही मन प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, जिया की शादी इन्हीं डॉक्टर के साथ हो जाए जो बहुत ही हैंडसम थे। उनका बातचीत का ढंग निराला था। वे जिया को एक टक देखकर मुस्कुराते थे। मुझे नहीं पता था कि वे शादीशुदा थे या उम्र में बड़े थे या उनके साथ रिश्ता हो भी सकता था या नहीं। मैं तो एक राजकुमार की शादी एक राजकुमारी के साथ होते देखना चाहती थी। जिया के लिए ऐसा ही राजकुमार होना चाहिए। मुझे जाति, कुल, गोत्र और बाकी चीजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, जिसकी चर्चा अक्सर पापा और भैया किया करते थे। मैं धीरे धीरे उदास होने लगी थी, यह सोचकर कि मेरी राजकुमारी जैसी जिया को कोई भी लड़का आकर ले जाएगा। हुआ भी वही। 1 साल बाद जिया की शादी हो गई थी। अब तक मेरे टेढ़े मेढ़े दांत भी सीधे हो गए थे। मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ गया था, जो उन दिनों लड़के वालों से छुपाया जाता था। मैं स्कूल पास करके कॉलेज में आ गई थी।
हम बहनों ने अपने अपने रास्ते पकड़कर चलना शुरू कर दिया था। जिया बीच-बीच में आती रहती थी क्योंकि बाकी बहनों की पढ़ाई और शादी की ज़िम्मेदारी उन्हीं को उठानी पड़ रही थी। जिया पापा और भाइयों के पीछे पड़ी रहती कि हम सबको संपन्न परिवार मिलना चाहिए। कोई दुःख था जो उनके भीतर पल रहा था, पर पापा ने कभी उनसे नहीं पूछा कि तुम ठीक तो हो? तुम्हें किसी बात की कमी तो नहीं है। एक इस वाह। कहानी का अंश है और आप इस कहानी में भी देखेंगी कि जो स्त्री है, वो किस तरह से अपने परिवार के साथ जुड़ी है और उसकी सारी जो चिंताएँ हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो ये हैं कि बाकी बहनें भी उतनी शिक्षित, उतनी सशक्त और अच्छे परिवारों में जाना चाहिए ताकि वो उनका जीवन अच्छा रह सके, सुखी हो सके, वो आगे बढ़ सकें। तो ये बहुत सारी कहानियों में अ, ये भाव या विचार रहा है। और ऋतु जी इतना ही नहीं कि मैंने केवल स्त्रियों पर ही कहानियाँ लिखी हूँ। युवाओं पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, किसानों पर कहानियाँ लिखी हैं और सांप्रदायिकता पर कहानियाँ लिखी हैं। प्रेम मेरा बहुत ही प्रिय विषय रहा है, पर्यावरण मेरा प्रिय विषय है, प्रकृति के निकट बल्कि प्रकृति के बीच में ही मेरा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है, तो वो विषय भी मेरे प्रिय रहे हैं। तो इन विषयों को तमाम विषयों को केंद्र में रखकर मैंने कहानियाँ लिखी हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि अ, एक ही विषय पर कहानी नहीं हो बल्कि अ, आस-पास का जो परिवेश है, चाहे वो गाँव हो, देहात हो, कस्बा हो, देश हो, विदेश हो, जंगल हो, नदी, पहाड़ हो या दूसरी जो समस्याएँ हैं, किसानों का जो जीवन है, उन सबको केंद्र में रखकर मैं कहानियाँ लिखूँ और मैंने उस तरह की कहानियाँ लिखी हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि लेखक किसी एक विषय से बंध कर नहीं रह सकता है, ना उसे बंधना चाहिए बल्कि हमेशा नई नए विषयों की खोज और नए-नए पात्रों की खोज, नई-नई जगहों पर जाना, नए तरह के परिवेश को देखना, चाहे वो धरती का परिवेश हो, चाहे वो आकाश का परिवेश हो, कोई भी जगह हो, उन तमाम चीज़ों को लेखक को अपने रचनाओं में लाना चाहिए। यदि एक तरह की चीज़ें ही आप लगातार लिखते रहेंगे, तो उससे एक आप बंध जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जैसे कुछ कहानियों में मेरी बहुत ज़्यादा मैंने यात्राएँ की हैं, तो रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा आए हैं, जंगल बहुत ज़्यादा आए हैं, नदियाँ आई हैं या खेतों का वर्णन किया है या अभी जब मैंने विदेश जाना शुरू किया, वहाँ रहना शुरू किया, तो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ की जिस तरह की मानसिकता है या हम लोग क्या सोचते हैं, उस तरह के विषयों को लेकर भी मैंने कहानियाँ लिखने की या उपन्यास लिखने की कोशिश की है। तो मैं हमेशा कोशिश करती कि जब भी कुछ लिखूँ, कुछ नया होना चाहिए, कुछ चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या किस तरह से सोच बदल रही है, संबंध बदल रहे हैं, राजनीति का प्रभाव समाज पर या मनुष्य जीवन पर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह के जीवन में संकट आ रहे हैं या युवा किस दिशा में जा रहे हैं, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, महिलाओं की सोच किस तरह से बदल रही है, आज वो कितनी बड़ी दुनिया में जाकर काम कर रही हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको मैं अ, अपनी कहानियों या उपन्यासों में लेकर आने की बिल्कुल कोशिश सही करती हूँ, लिखने कहा। की कोशिश करती हूँ। जी बिल्कुल। अ, हमारे दर्शकों का प्रश्न है आपके आपने अभी बताया कि आपने विभिन्न विषयों पर कहानियाँ उपन्यास और अन्य चीज़ें लिखी हैं और युवाओं पर भी लिखी है। तो युवाओं युवाओं पर लिखने का ऐसा क्या कारण रहा या
ऐसी सोच रही कि आपने युवाओं पर लिखा, और इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में या दुनिया में युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है। तो किसी भी राष्ट्र का, समाज का निर्माण या उसकी जो संरचना है, उसमें बिना युवाओं के हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, अपने अ, जीविका को लेकर, पढ़ाई को लेकर, अपनी प्रतिभा को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर। इतनी सारी चुनौतियां उनके सामने हैं कि आखिर वो कहाँ जाएं, किस दिशा में जाएं। यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उनको जीविका का कौन सा साधन कहाँ लेकर जाता है, और जितनी प्रतिभा वो लगाते हैं, क्या उसके अनुसार उनको उस तरह की चीजें अपने जीवन में उपलब्ध हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। तो विपरीत जो परिस्थितियां हैं, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, बहुत सारे ऐसे अवसर जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तब उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आता है, उस झूठ को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, वायदों को लेकर, उनका इस्तेमाल करने से लेकर तमाम तरह की चीजें। तो मुझे लगता है कि ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो युवाओं के सामने बहुत बड़े रूप में आती हैं, जिससे उनको जूझना पड़ता है। सारे युवा उतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि वो बहुत अच्छी फील्ड में जा जा पाते हैं, नौकरी पा पाते हैं, या कुछ उनको अपने मन के अनुरूप मिल जाता है। तो वो तमाम तरह के जो युवा हैं, जिस तरह के आत्म संघर्ष से, जिस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, उनको सुनने वाला कौन है आज? तो उनकी जो पीड़ा है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, और जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से वो भटक जाते हैं, उन सब की चिंता मुझे रहती है। और मुझे लगता है कि उन तमाम तरह की चीजों को, समस्याओं को, उनकी मनः स्थिति को अ, मुझे लिखना चाहिए। जैसे वृद्धों को लेकर भी मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी, जो वृद्धों के साथ परिवार में हो रहा है, जिस तरह से वृद्धाश्रम में उनको भेजा जा रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे समाज में हिंसा पैदा हो रही है, आतंक पैदा हो रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा बिखराव सामने दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में सोचना, देखना एक जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेखक क्या कर सकता है, लिख ही सकता है उन चीजों के बारे में, उन पात्रों को लेकर लिख ही सकता है। तो उस नाते मैंने बहुत सारी कहानियां युवाओं को केंद्र में, चाहे वो स्त्री लड़की हो या लड़का हो, उनको लेकर लिखी हैं। और आज भी मुझे इस बात को लेकर पूरी वैश्विक परिदृश्य में यदि मैं देखती हूँ कि युवा कहाँ खड़े हैं, किस तरह से उनका जीवन अ, तमाम तरह की चीजों में उलझ गया है, जीवन बर्बाद हो गया है, और नशा जैसी समस्या में वो फंस गए हैं, या बहुत सारी ऐसी, आप भी जानते हैं कितनी तरह की समस्याएं हैं। तो वो कैसे चीजें सॉल्व हो, कैसे उन उन चीजों से वो निकलें, कौन सा ऐसा रास्ता है जो उनको सही दिशा में ले जा सके। चूंकि मैं दो बेटों की माँ हूँ, तो मुझे उस तरह से भी लगता है कि अ, अ, कैसे मतलब उनके जीवन को एक सकारात्मक रास्ता मिलना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल हो, किस तरह से वो राष्ट्र के निर्माण में, ना कि विध्वंस में, राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका सही ढंग से निभा सकें। ये तमाम तरह की चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, मैं सोचती रहती हूँ, लचती हूँ रहती हूँ। और उस तरह के पात्र जब मुझे मिलते हैं, इस तरह की चीजें मुझे देखने को मिलती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस तरह की चीजों को लेकर आऊं। जैसे कोई
एक सपना मेरा जो उपन्यास है वो पूरा इसी चीज पर केंद्रित है कि कैसे वो अपने देश में काम ना मिलने के कारण, सही ढंग से चीजों को ना करने के कारण विदेश में आते हैं। विदेश में भी लोगों को लगता है कि जाते ही बहुत सारा पैसा युवा कमाना शुरू कर देंगे या बहुत बड़ा समय, वहां भी उनकी अपने स्ट्रगल हैं, वहां भी उनके अपने संघर्ष हैं। तो बहुत कठिन रास्तों से होकर युवाओं को आज गुजरना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीजों को भी देखने की कोशिश करती हूँ और उनको अपने कहानियों के माध्यम से या उपन्यासों के माध्यम से अ, लाती हूँ कि लोगों का जो पढ़ने वाले हैं उनका ध्यान वहाँ आकर्षित हो, वो पढ़ सकें, वो देख सकें, वो समझ सकें, क्योंकि साहित्य भी एक जीवन का दर्पण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज में जो कुछ भी हो रहा वो साहित्य में किसी न किसी रूप में आना ही चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी लिखूं उसमें ये समाज, वो किसी भी देश का हो, किसी भी जगह का हो, वो समाज सामने आकर आए। बहुत सही कहा आपने। साहित्य समाज का दर्पण होता है और आप जैसे विदुषी साहित्यकार अपने आसपास के समाज को बिखरता देख या जुड़ता देख जो भी अनुभव करते हैं उसे जब अपने पुस्तकों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते हैं तो चाहे छोटी सी ही पहल है या बड़ी सी पहल, दर्शकों तक पहुंचती ज़रूर है ये बातें। और कहा जाता है कि आपने सही कहा कि आजकल लोग कहते हैं कि जेनजी जो है, ये जो वर्तमान पीढ़ी है, ये बहुत अलग है, लेकिन हम सिर्फ एक साइड देख रहे हैं। आपने अपनी लेखनी के माध्यम से उनका दूसरा पक्ष भी पाठकों के समक्ष रखा है कि जेनजी, सच में कहा कि जेनजी जो है बहुत विद्वान बच्चे हैं। वो बहुत सारी नई तकनीक उनको आती है। ज़रूरत है सिर्फ सही मार्गदर्शन की कि वो किस तरह से अपनी इस तकनीक को, अपने इस अनुभव को या अपनी इस विद्वता को किस तरह से समाज में एक नया रूप दे और समाज में सहायक बने, ये भी है। और दूसरा आपने बताया कि जो बच्चे विदेश में चले जाते हैं और उनको किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरे घर के पास जो शहर है ख्रोनिंगन शहर, वो स्टूडेंट सिटी कहलाता है। तो हम्म, वहाँ जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके माता पिता हमसे संपर्क करते हैं, जो जिनको पता लगता है कि मैं यहाँ रहती हूँ। तो हम्म, माता पिता की चिंता तो है, बच्चों की चिंताएं भी होती है कि कैसे इस नए परिवेश में अपने आप को ढालें। सबसे पहले नए देश में जाके भाषा की चिंता होती है कि भाषा कैसे सीखें, फिर वहाँ रहना, खाना, अपने को एडजस्ट करना। एक तरफ जब अपने देश में रहते हैं तो कॉलेज से आते हैं तो माँ खाना तैयार रखती है, यहाँ खुद ही बनाना पड़ रहा है, सारी खुद ही चीज खाना बिल्कुल पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। तो तो दोनों तरफों से हमें समझना चाहिए, एक अभिभावक के रूप में भी हाँ, और बिल्कुल युवाओं की सोच की और भी बिल्कुल हमें तालमेल ऋतु, बिठा के चलना हाँ चाहिए। तब मुझे लगता है कि हमारी और अच्छा समाज हमारा बन पाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। नहीं, और ऋतु जी हो क्या गया कि हम एक तरफा देखते हैं और आजकल मैंने देखा या बहुत समय मेरा ये अनुभव रहा कि हम आलोचना करना शुरू कर देते हैं, दोष देना शुरू कर देते हैं बिना ये समझे कि कौन किस परिवेश में किस तरह से रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। हमारा एक नेचर बन गया कि केवल हम दोष देना शुरू कर देते हैं, जबकि होता ये कि माता पिता ही अपने बच्चों को लेकर सपने देखते हैं कि उनको ये बनना है, उनको ये करना है, उनको ये करना। और जब वो कर लेते हैं तो फिर हमारी अपेक्षाएं कुछ और शुरू हो जाती हैं, फिर हम उनकी आलोचना। तो आपने ही शुरुआत की कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो पायलट बने, वो कुछ भी बने। जब वो बन जाता है फिर आप नए ढंग से, दूसरे ढंग से सोचना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगता था जब मैं कॉलेज में या कहीं भी बैठती हूँ, लोग अपने बच्चों की बुराई करना शुरू कर देते हैं या उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं या उस तरह की। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफा चीज नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों की, युवाओं की समस्याओं को भी समझने की जरूरत है। और यदि वो किसी बुराई में फंस गए हैं, किसी उस तरह की चीजों में चले गए,
तो उनको निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है कि किस तरह से हम उनको उस अ, दलदल से निकालें। अ, मान लीजिए आतंकवाद है, हिंसा है, या नशे की समस्या है, या दूसरी तरह की बहुत सारी दुनिया भर की चीजें जो आसपास हमें दिखाई दे रही हैं, तो उनको निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी पीढ़ी की बनती है कि किसी तरह से हम उनको उस चीज से निकालें और जीवन की मुख्य धारा में लेकर आए। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आजकल हम कहते हैं कि बच्चे मोबाइल इंटरनेट पर लगे लगे रहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें समय दे पाते हैं? हमारे पास इतना समय होता है कि हम बच्चों के साथ बैठें, 2 मिनट उनसे बात करें। आपने जैसे अपनी कहानी के अंश में पढ़ा कि जिया आपको स्कूल से लाता है, जो लेखिका है उसको स्कूल से लाती थी और खाना लगाती थी और फिर पूछती थी खाना लगाते लगाते स्कूल में क्या हुआ, क्या किया। तो हाँ, ये जो एक चलन था कि हाँ, घर में आते ही माँ बाप पूछा करते थे, या शाम को पिताजी पूछा करते थे भाई स्कूल में आज क्या किया, या माँ पूछा करती थी, वो भी तो ख़त्म हो रहा है। और हाँ, आपकी कहानियों के माध्यम से यदि वो फिर से लौट कर आता है, कहीं ना कहीं संवेदनाएं जगती हैं उससे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सार्थकता और महत्वपूर्ण बात होगी कि हमारे पाठक इसको पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। तो इसकी बात है। और इसी से संबंधित हमारे दर्शकों का दूसरा प्रश्न है कि आपका भाषा शिल्प जो होता है, जो आपकी भाषा, लेखन की भाषा, आपकी बोलने की भाषा भी अत्यंत सरल है और सहज है, वैसे ही आपकी लेखनी में भी आपकी भाषा शिल्प जो है वो बहुत सरल, सहज और प्रभावशाली है। इस ये क्या ये स्वाभाविक प्रभाव है? मुझे लग रहा है स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी, या फिर इसके पीछे कोई विशेष लेखन दृष्टि समाहित है? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, भाषा शिल्प को लेकर मुझे हमेशा, जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि साहित्य की भाषा बिल्कुल थोड़ी अलग होना चाहिए, लगे कि हाँ हम साहित्य पढ़ रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं पढ़ रहे हैं। और बहुत सारी क्लासिक्स या बहुत सारी चीजें पढ़ी, पर मैंने ये देखा, मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में जब रहती थी, तो कि मान लीजिए प्रेमचंद की कोई कहानी है या दूसरे लेखकों की जो कहानियां हैं, वो जितने आसानी के साथ उनको आत्मसात करते थे, उनको समझते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे, अपने जीवन में उतारते थे, मुझे लगा कि कहानी की भाषा उस तरह की होना चाहिए कि उसको प्रयास ना करना पड़े कहानी पढ़ने के लिए, जबरदस्ती ना करना पड़े कि एक बार पढ़ी, दो बार पढ़ी, तीसरी बार पढ़ी, भाषा समझ में नहीं आ रही। तो मैंने ये देखा, जीवन से मैं बहुत सारी चीजें सीखती हूँ, लेती हूँ कि एक 5वीं क्लास में बच्ची पढ़ती थी और उस समय अ, दूरदर्शन पर प्रेमचंद की कहानियां आती थी, तो वो बहुत ही मतलब छोड़ती नहीं थी, देखती थी हमेशा और पढ़ती भी थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो वो बोले आसानी से समझ में आ जाती उनकी कहानियां। तो कहानी में एक तो कहानीपन हो, दूसरी संप्रेषणीयता हो, पठनीयता हो, और उसकी भाषा इस तरह की हो कि आप बच्चे से लेकर बुद्धिजीवी तक उसको समझ सकें। तो मेरी कहानियों में भी आप देखेंगे कि उस तरह की बहुत ही दुरूह या जटिल भाषा से मैं बचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि भाषा उस तरह की बने, सहज ढंग से, जो आसानी से पढ़ी जा सके, आत्मसात की जा सके। जैसे मान लीजिए चांद गवाए उपन्यास है, उसकी पृष्ठभूमि उस तरह की, उसकी नायिका उस तरह की, तो पूरी जो कहानी उपन्यास की भाषा है, उसमें एक काव्यात्मकता है जो सहज ही सायास ही मतलब उसमें पैदा हुई है। तो कोशिश हमेशा मैं वो करती हूँ कि कहानी की जो पृष्ठभूमि है, कहानी के जो पात्र हैं, कहानी का जो परिवेश है,
कहानी में जो सोच आ रही है या विचार आ रहा है या बातचीत आ रही है, संवाद आ रहे हैं, वो उसके साथ पूरी तरह से न्याय कर सकें, मैं उस तरह की भाषा का ही प्रयोग करना पसंद करती हूँ। और बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मुझे इस तरह की भाषा होना चाहिए, पहले भाषा पर वो करूँ। नहीं, सहज ढंग से बिल्कुल जैसे पानी सहज ढंग से बहता है, उसी तरह से भाषा यदि बहती चली जाती है और आपके मन में उतरती है, अ, आपकी आत्मा में उतरती है, आपको पढ़ने में सहजता प्रदान करती है, तो उस तरह की भाषा लिखने की मैं कोशिश करती हूँ। और वो बिल्कुल सहज ढंग से ही होता है। कोई उसमें कृत्रिमता नहीं होती, कोई बनावट नहीं होती है। बहुत सुंदर दीदी, सही कहा कि हमको भाषा क्लिष्ट नहीं शिष्ट बनानी चाहिए। और जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, क्योंकि हमारे पाठक भी जो हैं वो आम पाठक हैं। इंटेलेक्चुअल पाठक जो है, इंटेलेक्चुअल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं, और विद्वान पाठक जो है वो हिंदी साहित्य पढ़ते हम्म, हैं। और हिंदी साहित्य जो है, क्योंकि ये भाषा हम माँ के गर्भ से सीख कर पैदा होते हैं, और जिस भाषा को आपने सुना है पैदा होने से पहले और बाहर निकल कर भी उसी भाषा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस भाषा में जो लिखा जाता है उसको आत्मसात करना और उसमें रोचकता बढ़ना एक अपने आप में महत्वपूर्ण काम होता है और स्वाभाविक काम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या लिख रहे हैं और किस भाषा में लिख रहे हैं और किन पाठकों तक आप ये पहुंचाना चाहते हैं। समाज का कौन सा वर्ग इसे पढ़ेगा, उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को ध्यान में रखकर आपने जो पुस्तकें लिखी वो सच में ही बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और हमारे साथ देहरादून से बलरामपुर से अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, गज़ल लेखक कार गज़लकार भी हैं, बहुत अच्छे हैं। और अ, आपका बहुत बहुत आभार मिश्रा जी। बहुत हमेशा कार्यक्रम से जुड़ते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। इसके साथ हमारे दर्शकों का जो अगला प्रश्न है दीदी आप, वो ये है कि अनुवाद और वैश्विक पहचान। आपके परिचय में मैंने देखा, और जब मैं आपकी पुस्तकों के बारे में शोध कर रही थी एक तरह से, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रचना संसार है, तो उसमें बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हुआ है आपकी पुस्तकों का। आपको क्या लगता है कि अनुवाद साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण माध्यम है? बिल्कुल, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल ऋतु जी, मैं तो जितना भी वैश्विक जो साहित्य पढ़ा वो अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ा। चाहे अंग्रेजी का हो, फ्रेंच का हो, या दूसरे जितने भी हमारे बड़े महान कथाकार हुए हैं, उन सब की रचनाओं को अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ा है, अंग्रेजी को छोड़ के। और भारतीय भाषाओं में भी, चाहे बांग्ला हो, शरद चंद्र टैगोर, या दूसरे उड़िया भाषा हो, बांग्ला भाषा हो, मराठी भाषा हो, कोई भी भाषा, वो अनुवाद के माध्यम से ही मैंने भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ा है। तो अनुवाद तो एक जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सेतु, तो भाषाओं को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का, एक दूसरे की संस्कृति को, सभ्यता को, साहित्य को जोड़ने में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी भाषाएं आप सीख सकते हैं, लेकिन दो भाषाएं यदि आप जानते हैं, लेकिन अनेक भाषाओं का जो साहित्य है वो आप अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। अभी भी मैं पढ़ती हूँ तो वो अनुदित साहित्य ही पढ़ती हूँ। जहाँ तक मेरी कहानियों का सवाल है, तो बहुत सारी कहानियों का और मेरे उपन्यासों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और उससे होता ये है कि मैं उड़िया नहीं जानती हूँ, मैं मराठी नहीं जानती हूँ, या मैं मैथिली बहुत कम जैसे नहीं जानती हूँ, या बहुत अच्छे से नहीं जान, लेकिन उन अ, भाषाओं में जब मेरी कहानियां अनुदित होती हैं या मेरे उपन्यास अनुदित होते हैं, तो मुझे इस बात की बहुत तसल्ली होती है कि
दूसरी भाषा का समाज पाठक मेरी रचनाओं को अपनी भाषा में पढ़ रहा है या मैं उनकी रचनाओं को अपनी भाषा में पढ़ रही हूँ, हिंदी में पढ़ रही हूँ। तो अनुवाद तो बहुत ही सशक्त, व्यापक माध्यम है कि आप दूसरे भाषा के साहित्य को, कि उसमें क्या लिखा जा रहा, या मलयालम में क्या लिखा जा रहा है, मराठी में क्या लिखा जा रहा है, उर्दू में क्या लिखा जा रहा है, अंग्रेजी में क्या लिखा जा रहा है। अ, बहुत हमारी तो कितनी भाषाएं हैं, संथाली में क्या लिखा जा रहा है। तो लेकिन जब अनुदित किताबें आती हैं तो पता चलता है कि हमारा जो भारत है, जिसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, इतना समृद्ध साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को, उस समाज को, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस जीवन शैली को, वहां के परिवेश को जानने का जो माध्यम है, वो अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो ये जो आदान प्रदान है भाषाओं का, ये बहुत बड़ा एक सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, हमें जोड़ता है। नहीं, मान लीजिए हम इतनी सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, दुनिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हम तो यदि अनुवाद ना हो तो कुछ जान ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते कि क्या लिखा जा रहा है। केवल बांग्ला वाले अपनी बांग्ला साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी। लेकिन नहीं, देखिए टैगोर को हम, इस शरद चंद्र को कैसे जानते, प्रतिभा राय को कैसे जानते हैं, या मराठी में जो साहित्य विष्णुराम सखाराम खांडेकर वगैरह, इन लोगों को कैसे जानते हैं। तो ये तमाम जो भाषाओं का आदान प्रदान है, वो हमारी देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, जो हमें ना सिर्फ संवेदना के धरातल पर जोड़ता है, मनुष्यता के धरातल पर भी जोड़ता है। और जो कहा गया है कि अनेकता में एकता का जो वाक्य है, जो सार है हमारी देश की एकता का, शक्ति का, वो इसी में छुपा हुआ है। और अनुवाद में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये बहुत बिल्कुल बहुत सही ही कहा। अच्छी बात है, और बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, क्योंकि हम सब लोग अनुवाद के माध्यम से ये बहुत बड़े साहित्य के पास पहुंचते हैं, या वहाँ का साहित्य हमारे पास आता है और हम पढ़ते हैं, अपने देश को और वैश्विक स्तर पर भी दुनिया को जानते हैं। बिल्कुल सही कहा। और प्रोफेसर अशोक कुमार ज्योति जी कह रहे हैं, भारतीय भाषाओं की विशेषताओं का आपने उचित उल्लेख किया। विविध भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है, बिल्कुल सही कहा। और मैं स्वयं भी एक अनुवादक हूँ, लेखिका के साथ साथ। तो डच साहित्य को हिंदी के माध्यम से मैंने कोशिश की भारत तक पहुंचाने की, कुछ क्या बात पुस्तकों के। है, बहुत बहुत ही अच्छे। अब देखिए चेकअप मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं, काफका हैं, या मोपासा हैं, या बहुत सारे लेखक, विदेशी लेखक हैं। तो आज बिल्कुल। उनको कैसे कैसे मैं अपना प्रिय लेखक कहती हूँ। या दुनिया भर में हमारे रामायण जो पढ़ी जाती है, रामचरितमानस जो पढ़ा जाता है, तो वो कैसे अनुवाद के माध्यम से ही तो गया। महाभारत का अनुवाद बिल्कुल, हुआ, भगवत गीता है। रामचरितमानस का, भगवत बिल्कुल। गीता है। तो ये जी। दुनिया में जो पढ़ी जा रही हैं, यदि इनका अनुवाद नहीं होता, या टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद नहीं होता, तो ये कैसे दुनिया तक ये किताबें पहुंचती हैं। तो अनुवाद के बिना हम एक दूसरे के साहित्य के पास पहुंचने की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आज तो अनुवाद की और ज्यादा जरूरत है कि बिल्कुल। हमारी रचनाएं वहां तक जाएं, उनकी रचनाएं हम तक जाएं। तो ये बहुत बिल्कुल। और साहित्य जरूरी। ही नहीं, अनुवाद आज के समय में अनुवाद जो है एक वैश्विक ज़रूरत बन गया है। बिल्कुल केवल बिल्कुल। साहित्य ही नहीं, उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो विज्ञान की किताबें आ रही हैं और अन्य विषयों की जो पुस्तकें हैं, उनका अनुवाद भी अब हिंदी में हो रहा है, जिसके माध्यम से हम विदेशी विद्वानों के विषय में जान पा रहे हैं। और अनुवाद तो हमेशा से ही
रहा है आदि काल से। जब हम मनुष्य को भाषा नहीं आती थी तब भी चित्रों को रेखांकित करके या मौखिक रूप से हाव भाव में एक दूसरे को अपनी बात समझने और समझाने के लिए जो उपयोग किया जाता था वो बिल्कुल, अनुवाद ही एक माध्यम था। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आज के वर्तमान युग में इसकी भूमिका और भी सशक्त हो गई है। और अब हम कार्यक्रम के लगभग अंत में हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि नवोदित लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, जो युवा लेखक साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं या उसको अपना मार्ग बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश आप दीजिए। ऋतु जी, आपको लगता है कि आज के युवाओं को अ, इस तरह के किसी संदेश की आवश्यकता है? क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि आज का युवा बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जानकारी अ, का खजाना उनके पास है, गूगल है, सारी चीजें हैं और लिख रहे हैं। और सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया आज उनके पास है, फेसबुक उनके पास है। फिर भी फिर भी कई बार जब मैं नए लेखकों को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत आत्मविश्वास के साथ भरकर लिखते हैं। पहले जो एक लगता था कि कोई बड़ा लेखक उनकी रचना को पढ़े, देखे, सुझाव दे या उस तरह से उनको कुछ परिष्कृत करे, उनकी भाषा के बारे में बात करे। आज कल मैं वो चलन नहीं देख रही हूँ। मतलब बहुत अच्छे से ढंग से, बहुत तैयारी के साथ वो लिख रहे हैं और छप रहे हैं। बहुत सारा प्रकाशन का एक व्यापक संसार उनके सामने है। तो आप देखिए कि किताबें कितनी किस तरह से आ रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में किताबें आ रही हैं युवा लेखकों की, और उनके उपन्यास और कविताएं, कहानियां सब छप रही हैं। और मैं समझती हूँ कि वो खुद से ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनके अपने अनुभवों की दुनिया से वो कुछ सीख रहे हैं और लिख रहे हैं। हाँ, बस ये है कि बहुत सारे जो युवा एकदम परिदृश्य में आए थे और लग रहा था कि बहुत अच्छा आगे तक जाएंगे, लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो जो एक निरंतरता है लेखन में, जिसको पुराने लोग कहते थे कि लेखन एक तपस्या है, लेखन एक संघर्ष है, लिखना एक चुनौती है, और बराबर लिखते रहना, टिके रहना, वो बहुत बड़ी बात मानते थे। तो बहुत सारे नाम ऐसे आए और अचानक चमके और परिदृश्य से गायब हो गए। तो मुझे लगता है कि युवाओं को वो निरंतरता बनाए रखने के लिए साहित्य को लगातार लिखते रहना चाहिए। और पढ़ने की जो एक परंपरा, पढ़ने का एक जो संस्कार है, वो कहीं ना कहीं छूटा हुआ मुझे दिखता है। कि वो अपने जो पुराने लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, क्लासिक्स जिन्होंने लिखे हैं, अगर उनसे पूछो कि उन्होंने पढ़ा है तो वो नहीं मतलब उस तरह से मुझे लगता है कि उन तक पहुंचते हैं, उन तक जाते हैं, उनको पढ़ना जरूरी लगता है। जबकि हम लोगों को लगता था कि पहले अपना जो समृद्ध साहित्य है, बड़ा साहित्य है, बड़े रचनाकार हैं, बड़े कवि हैं या चिंतक हैं, उनको पढ़ना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं नजर नहीं आती हैं। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, कॉलेज में भी कहा करती थी कि आप पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। और अपने पूर्वज लेखकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने किस तरह से अपनी परंपरा को, साहित्य की परंपरा को आगे लेकर गए हैं और लंबे समय तक, 4-4, 5-5 दशकों तक वो लगातार लिखते रहे हैं। तो उसके पीछे कौन सी सोच रहती थी, क्या रहता था, वो बहुत जरूरी है। तो बस मैं बिल्कुल एक ही सही बात कहा। कहती हूँ कि वो पढ़ें जरूर, अपने अलावा भी दूसरों को पढ़ें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि आप अपने दूसरे लेखकों की दुनिया को भी जानें, समझें, उनके साहित्य को पढ़ें। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने विविध लेखकों को आप पढ़ेंगे, उतना ही विविधता आपके लेखन में आएगी, आपको नई जानकारियाँ मिलेंगी, और जितनी सच्चाई से आप लिखेंगे, उतना ही आपका लेखन मजबूत होगा, ऐसा मेरा भी मानना है। बिल्कुल। तो मैं अब हमारे आज के इस कार्यक्रम और साहित्यिक कार्यक्रम के लिए आपने जो साक्षात्कार के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुमूल्य समय दिया। और ये समय ऐसा था कि ये मेरे यहाँ दोपहर है और आपके यहाँ बिल्कुल सुबह का समय है, और भारत में रात शाम हो गई थी। तो उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके शब्दों में केवल साहित्य नहीं, बल्कि जीवन की गहरी संवेदनाएं, समाज का यथार्थ और मानवीय संघर्षों की सच्ची अनुभूति हमें देखने को मिली। आज के संवाद ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि साहित्य केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली एक सशक्त आवाज़ है। और मैं हम सभी श्रोताओं, दर्शकों और साहित्य प्रेमियों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों से, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से और सुझावों से हमारा हौसला अफजाई किया, हमारा उत्साहवर्धन किया, और हमारे साथ कार्यक्रम में इतनी देर तक देखते रहे हमारे साथ कार्यक्रम और बने रहे। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए लेखक के साथ और सुनेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। शिवरात्रि। ऋतु जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि जी। बातचीत करने में तभी अच्छा लगता है जब सामने वाला साहित्य की उतनी ही समझ रखता हो। और मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी साहित्य की, समाज की और बाकी देश दुनिया की आपकी बहुत अच्छी समझ है, और आप उस पर अधिकार भी रखती हैं, पढ़ती भी हैं। और पौराणिक कृतियों से लेकर वर्तमान तक की जो आपकी अध्ययन की यात्रा है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसलिए बातचीत करने में आनंद भी आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत आपके बहुत आभार दीदी। सुनने वाले। इस उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे लिए सौभाग्य का दिन है आज कि आपसे हमारे दर्शक रूबरू हुए और इतनी बातें हमारी पता लगी दर्शकों को। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण